एलपीजी, मनरेगा जिसको कि हमने बीपीजी, रामजी, और तीसरे नंबर पर हमारी आरडीजी, तीनों की स्थिति खराब नहीं है, तीनों ही वेंटिलेटर पर हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं की और आशा वर्कर की 1000 सैलरी बढ़ाई गई है। और जिन लोगों ने घर पर गाय भैंस रखी है, हमारी सरकार दूध पर काम कर रही है, और जिसका खामियाजा जो है आम व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। और इवन की यहां भी स्थिति ऐसी विधानसभा के अंदर आ गई है कि लकड़ी के भट्टी के ऊपर खाना बनाने की परिस्थिति बनी हुई है। हमारा मकसद हिमाचल बोर्ड का विरोध करना नहीं है, हिमाचल बोर्ड को पीछे करना नहीं है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड को भी उसी तरह आगे लाना चाहती है जिस तरह सीबीएसई के ऊपर काम कर रही है। जो बच्चा दूसरी जगह जाकर उस कॉलेज से अपना टीसी कटवाकर एडमिशन लेता है, उसको 5000 रुपये देने का प्रावधान किया। मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। बड़े बड़े लोग, मेरे से बड़े सीनियर और अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, कानूनविद, पॉलिटिशियन सब बैठे हुए हैं। हम तो एक आम आदमी है। तो मैं आंकड़े तो पेश क्या करूंगी, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे से आंकड़े दिए गए हैं। ये बहुत भारी इसलिए है कि इसमें आंकड़े जो हैं ध्यान से लिखे गए हैं। और ये कहते हैं कि गीता एक बुक नहीं है, इसी तरह ये बुक है, ये बुक नहीं है, इसका सार पढ़ें। ये सार, इसके अंदर बड़ा सार से लिखा गया है। जैसे गीता को बुक करना समझते हैं, उसका सार समझा जाए, इसी तरह इस बुक का सार समझा जाए, आंकड़े समझा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। In speech and will be replying to the Satpal Singh. Made in speech and माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे इस सदन में बजट चर्चा पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका और सदन का सबका धन्यवाद करती हूं। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि शायद आज सदन के अंदर मेरा पहली स्पीच है। मैंने भी सोचा कि शुभ मुहूर्त में, आज मैं नवरात्रे चले हुए, तो आज मैं भी हिस्सा लूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रदेश के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं आपको बताना चाहती हूं, इतनी भयंकर परिस्थितियों में प्रदेश में 2023-2025 में भयंकर बाढ़ आई। उन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारी सरकार ने विशेषकर सारी जनता का ध्यान रखते हुए, प्रदेशवासियों का, और उसमें आज जो बजट 21 मार्च 2026 को पेश किया गया था, उसमें महिलाओं, बच्चों, युवा, बेरोजगार बच्चों, बुजुर्ग एवं बेसहारा सब लोगों का ध्यान रखा गया है। ये जो बजट बुक पेश की गई है, इसमें सारे आंकड़े पेश किए गए हैं और प्रत्येक वर्ग का जो है ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट की प्रस्तुति दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने समाज के हर व्यक्ति को समाज के भीतर आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करने की ओर ये बजट पेश किया है। ये बजट आम आदमी की निजी व रोजमर्रा जिंदगी से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहती हूं कि ऐसी भयंकर परिस्थितियों में भी इस बजट को जो पेश किया गया है, उसमें हर वर्ग या समाज के उस व्यक्ति का ध्यान रखा गया है जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं,
हमारी सरकार ने 2022 से लेकर आज तक महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी आशा वर्कर हमारे समय में या हमारे से पूर्व सरकार में जो आउटसोर्स पे कर्मचारी लगे थे, उनकी सैलरी लगातार हर बजट में 500 रुपया बढ़ाई गई है। और उसके साथ साथ इस बार आंगनवाड़ी महिलाओं की और आशा वर्कर की 1000 सैलरी बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग थे उनकी 1700 से 3000 पेंशन की गई है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में एकल नारी भी के बारे में भी सोचा जाए, ताकि उनका जीवन यापन भी समाज में सुरक्षित हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार द्वारा बिजली की 300 यूनिट फ्री की बात की गई है, जो कि पात्र लोगों की सुविधा के लिए की गई है। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं इस निर्णय का समर्थन करती हूं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारी बहनें महिलाएं घर पर छोटा मोटा काम करती हैं, जिन लोगों ने गाय भैंस पाल रखी है, क्योंकि हमारी सरकार प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर है, और जिन लोगों ने घर पर गाय भैंस रखी है, हमारी सरकार दूध पर काम कर रही है। लोगों ने, गरीब लोगों ने जिन्होंने गाय भैंस रखी है, हम सब जानते हैं कि पुराना समय होता था कि एक परिवार में 8 या 10 लोग होते थे तो मिलजुल कर काम हो जाता था। आज परिवार में इक्का दुक्का लोग हैं। अगर हमारा कोई भाई बहन या किसान व्यक्ति गाय भैंस रखता है, उसको गाय भैंस के चारे के लिए मशीनरी भी खरीदनी पड़ती है। कृषि के लिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ते हैं, और ये सब चीजें बिजली पर निर्भर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी छोटे छोटे कार्य करने वाली महिलाएं, सिलाई कढ़ाई वाली महिला, या ब्यूटी पार्लर को चला रही है, या कोई महिला लिफाफे बनाती है, या कोई महिला या युवा बेरोजगार बच्चे हमारे समाज में पढ़े लिखे बच्चे हैं, परंतु नौकरी ना होने के कारण, बेरोजगारी के कारण वो साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं और अपनी पढ़ाई के खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो अगर उन बच्चों को या महिलाओं को या किसानों को 300 रुपया यूनिट, पात्र व्यक्ति को 300 रुपया यूनिट दी जाए, तो ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का है। बिजली की 300 यूनिट एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मायना रखती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का है। जैसे महोदय जी, हम जानते हैं आज चाहे देश चाहे प्रदेश एलपीजी, मनरेगा, जिसको कि हमने बीपीजी, राम जी, और तीसरे नंबर पर हमारी आरडीजी, तीनों की स्थिति खराब नहीं है, तीनों ही वेंटिलेटर पर हैं, और जिसका खामियाजा जो है आम व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बहन आरडीजी, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी बीपी राम जी, तीसरे पर एलपीजी। तीनों बहनों की स्थिति जो है, जिन 3 बहनों का आरडीजी का भी, तीनों का हमारे आरडीजी का प्रदेश के लिए और एलपीजी और बीपीजी राम जी प्रदेश की आम जनता के लिए। आज अभी हमारे केवल भाई पठानिया जी ने अभी बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दिल्ली में हुई, और एलपीजी के ऊपर जो आम व्यक्ति है, उज्ज्वला जो एक स्कीम लाई गई थी, और पात्र महिलाओं को जो गैस बांटी गई थी, उनके लिए 45 दिन की कंडीशन रखी गई है। मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहती हूं कि कोई समय था
कि गांव के लोग जाकर लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेते थे। आज तो हम देख रहे हैं हॉलिडे होम में खाना जो है चूल्हे पे या उस पे भट्ठी पर बन रहा है। और इवन कि यहां भी स्थिति ऐसी विधानसभा के अंदर आ गई है कि लकड़ी के भट्ठी के ऊपर खाना बनाने की परिस्थिति बनी हुई है। तो इन ऐसी परिस्थिति में अगर हम 3 पात्र महिलाओं को या पात्र व्यक्ति को 300 यूनिट फ्री देते हैं बजट के अंदर जो दर्शाया गया है, तो उसका लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि लकड़ी लेने का समय, बाहर जंगलों में जाने का समय आज अकेले जिसके घर में को 2 लड़कियां हैं या 1 लड़की है या 1 लड़का है, घर में से बाहर भेजने का वक्त जो है बहुत दूर चला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर स्पेशल बजट दिया है और इसके लिए हमारे मंत्री जी भी, शिक्षा मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि इनके लिए इस बार विशेष बजट दिया गया है। और ये जरूरी भी है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज गरीब आदमी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, नहीं तो आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चे जाते हैं। यहां पर विरोध किया गया कि सीबीएसई स्कूल किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हमारा मकसद हिमाचल बोर्ड का विरोध करना नहीं है, हिमाचल बोर्ड को पीछे करना नहीं है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड को भी उसी तरह आगे लाना चाहती है जिस तरह सीबीएसई के ऊपर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार देखा है कि कई गरीब बच्चे हिमाचल शिक्षा बोर्ड से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और जब हमारे बच्चे प्रदेश से बाहर, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो उनकी एडमिशन जो है 1-2 पॉइंट से कम गिनी जाती है। क्योंकि जितने भी राज्य बोर्ड है, प्रदेश राज्य बोर्ड है, उनके जो अंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी में कम कर दिए जाते हैं और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारी सरकार का यही उद्देश्य है कि जैसे हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह गरीब भाई बहन के जो कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसका बच्चा भी उसी तरह शिक्षा ग्रहण करे। उसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में, हर हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है 68 कंस्टिट्यूंसी में सीबीएसई स्कूल जैसे जैसे हमारे लोगों की डिमांड थी वहां पर खोले जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज को धरातल पर लाने के लिए समय लगता है और समय के साथ साथ हमें सहयोग की भी जरूरत होती है। तो मैं इसी के साथ आपको बताना चाहती हूं कि अध्यक्ष महोदय, जैसे कि इस बजट में दर्शाया गया है कि जो कॉलेज स्ट्रेंथ के कारण, जहां पर कम बच्चों की स्ट्रेंथ है और उनको बंद किया जा रहा है, उसमें मेरा एक देहरा का जो हमारे माननीय श्री पूर्व के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्री विक्रम ठाकुर जी ने किसी अपने समय में खोला था। किसी कारणवश वो कॉलेज है जो है वहां पर बच्चों की जो गणना है बहुत कम है और उसको बंद करना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने भी अपने 1.5 साल के समय में 3 या 4 अध्यापकों के, प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के डीओ नोट लगाए, वो कहीं दूसरी जगह से जाकर कैंसिल करवा देते हैं। वहां पर टीचर ही नहीं जाता है और ना ही वो जो जहां पर कॉलेज स्थापित है वो बड़े इंटीरियर जगह पर है। चलो, किसी कारणवश उसको बंद करना पड़ रहा है। मैं इस चीज का भी स्वागत करती हूं कि जो हमारी सरकार ने बजट के अंदर जो बच्चा दूसरी जगह जाकर
उस कॉलेज से अपना टीसी कटवाकर एडमिशन लेता है, उसको 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया। मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर इस बजट में एक अलग से प्रावधान पेश किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसान लोग अदरक, गेहूं, मक्की, दूध, हल्दी सबके रेट में वृद्धि की गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को हो रहा है। और किसान जो हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की इन नीतियों से प्रभावित होकर लोगों ने अपने घरों में जो जमीन बंजर पड़ी थी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, उसको संभालना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक कारण यह भी रहा है कि खेती को उजाड़ ज्यादा हो गया है। हमारी साइड चाहे देरा है, चाहे प्रापकर है, चाहे नदौन है, चाहे ज्वालाजी है, जो ये प्लेन के क्षेत्र है, यहां पर जंगली गाय, सुअर और दूसरे जानवरों का भी बहुत उजाड़ है। तो उसके लिए सरकार ने जो बाढ़बंदी की एक योजना लाई है, मैं उसका भी स्वागत करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने देहरा के अंदर ज्यादा नहीं तो 5-6 लोगों को जो कि खेतीबाड़ी करते हैं, अपनी, जैसे कि विधायक निधि में एक परमिशन दी गई थी कि आप अपनी विधायक निधि से बाढ़बंदी के लिए पैसे दे सकते हैं, तो मैंने उनकी इस तरह से सहायता भी की है। आज वो लोग ज्यादा नहीं तो 10-12 क्विंटल गेहूं भरने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए, जिनको की स्टेट चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की घोषणा की है और उनको गोद लिया है। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम अनाथ आश्रम में जाते थे, या आप सब यहां पर बैठे हुए लोग हैं, सब जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारा मकसद, हमारी सरकार का मकसद उन अनाथ बच्चों को गोद लेने का एक ही था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा अनाथ 12th तक उस होम में रहता है, अनाथ आश्रम में रहता है, तो वो बिल्कुल डिपेंड रहता है, जो उसकी आया होती है या केयर टेकर होते हैं। और जो भी व्यक्ति जाता है, वो कोई कभी जन्मदिन के दिन या कोई बड़ा दिन होता है, जैसे दिवाली या त्योहार होता है, उस दिन जाकर कुछ ना कुछ बांट कर आता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए एक योजना बनाई कि उनको हर त्योहार पर सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपया दिया जाएगा। 500 और 1000 रुपया देने का मकसद सर सिर्फ यही था कि जो वो बच्चे 18 या 20 साल की उम्र में जिन्होंने 100 और 500 रुपये का नोट देखना था और उनको ये पता नहीं था कि बाजार में जाकर बार्गेनिंग कैसे होती है, कैसे कौन सी चीज कहां पर मिलती है, और उनको एक एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की नीति के आधार पर ये योजना बनाई गई है। तो मैं सरकार से इस योजना का भी आदर करती हूं। इसके साथ साथ हमने जनजातीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोगों की, उनकी संस्कृति, विद्यालयों जैसे पांगी, लाहौल में एकलव्य आवासीय स्कूल का भी विवरण है। जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि जो हमारे गद्दी भाई हैं, ठीक है, उनका वो भी डिपेंड रहते थे, उनकी जो आय का साधन सिर्फ भेड़ बकरियां थी, और वो साल के ज्यादा नहीं ज्यादा 8 महीने बाहर रहते थे। कई बार उनके साथ कई दुर्घटनाएं होती थी, घटनाएं घटती थी, उनका कोई भी आय का साधन जो बड़ा सीमित होता था। तो उसके लिए इस बजट में इस बार स्पेशल उनकी ऊन के रेट बढ़ाया गया, और उसके साथ साथ उनको इंश्योरेंस की भी योजना दी गई, और उसके साथ साथ मेडिकल भी दिया गया। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ, और इस बजट का भी मैं बधाई देती हूँ, बजट की भी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
सर मैं आपको बताना चाहती हूं, समर्थन भी करती हूं कि आंकड़े जो है, कुछ लोग कहेंगे कि आंकड़े में, अब आंकड़े तो मेरे से पहले, क्योंकि इस सदन में बड़े बड़े लोग, मेरे से बड़े सीनियर और अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, कानूनविद, पॉलिटिशियन सब बैठे हुए हैं। हम तो एक आम आदमी है। तो मैं आंकड़े तो पेश क्या करूंगी, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे से आंकड़े दिए गए हैं। ये बहुत भारी इसलिए है कि इसमें आंकड़े जो हैं ध्यान से लिखे गए हैं। और ये कहते हैं कि गीता एक बुक नहीं है, इसी तरह ये बुक है, ये बुक नहीं है, इसका सार पढ़ें। ये सार, इसके अंदर बड़ा सार से लिखा गया है। जैसे गीता को बुक करना समझते उसका सार समझा जाए, इसी तरह इस बुक का सार समझा जाए, बजट सार समझा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Wonderful speech by Shrimati Kamlesh Thakur. Though it was a maiden speech, or it's a wonderful speech. I must congratulate you, madam. अब